अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 114 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश फ्लो के बारे में पढ़ा, जिसकी 2 टर्म्स मैंने आपको बताई, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, जो कि क्योंकि जब भी कैश फ्लो एनालिसिस करने लगते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। Okay जी, cash flow analysis can be done for the future or it can also be done for the past. It means that those values that are actual values, which are the values of our previous 1 year, 1 month or on which we can also do cash flow analysis. यानी आप फ्यूचर का भी कर सकते हो कि आपके कैश फ्लो क्या रहेगा, यानी प्रिडिक्शन टाइप कुछ कर सकते हो, या फिर आपका जो प्रीवियस ईयर या 1 ईयर या 1 मंथ पहले जो आपकी जो वैल्यूज़ थी कैश की, तो उनका भी एनालिसिस कर सकते हो। एंड द स्टेटमेंट दैट वी विल मेक फॉर द लास्ट ईयर और लास्ट मंथ्स कैश फ्लोज इज कॉल्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कैश फ्लो देखने के लिए कि लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, यानी आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, यानी कैश फ्लोज को देखने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेथड्स, देयर आर 2 बेसिक मेथड्स टू मेक cash flow statements. First one is direct method and next one is indirect method. In these 2 methods there are ordinary changes when we move from one method to another. इन दोनों में थोड़ी सी मामूली सी changes है, but the purpose of both methods is to calculate that how much cash inflows and how much cash outflows have been occurred in any business or firm or entity. क्योंकि जब भी कैश फ्लो की बात आती है, मीन्स कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की बात हो रही होती है, यानी आपके बिजनेस में कितना कैश आया, एंटर हुआ, और कितना कैश आपके बिजनेस से बाहर गया, यानी आपने वो स्पेंड किया। ठीक है, तो जब भी आप इसकी बात करोगे तो आप यही देख रहे होते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि कितना कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और कितना ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सेगमेंट्स, कितने पार्ट्स में इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड किया जाता है। देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और वी कैन से दैट द कैश फ्लोज ऑफ द होल ईयर or the month are actually divided into 3 parts. First one is cash flows from operations, next is cash flows from investment, and third one is cash flows from financing. अब 3 मेजर पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स की बात हुई है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये मैंने आपको बता दी, फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग। यानी कैश फ्लो की बात हुई है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों की बात हो रही है। तो मेजर आपसे पूछ सकते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब हम इन कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 इन डिटेल स्टडी करने लगे हैं। फर्स्ट वन इज़ कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग। Cash flow statement from operating activities. The first one is related to the operations. यानी अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जिससे हम कहते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। What are operations? In any business, when we perform those activities through which we earn revenue or generate sales, then we call them operations. यानी जिससे हम revenue earn करते हैं या सेलिंग करते हैं अपनी उन एक्टिविटीज़ को हम ऑपरेशन, क्योंकि हम बेसिकली क्या है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोसेस टू अर्न रेवेन्यू, पे एक्सपेंसेस, इनकर कॉस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड द ऑपरेशन। यानी कुछ परफॉर्म किया आपने, क्या किया आपने, कुछ सेल किया, सेल करने के बाद आपको रेवेन्यू मिला, यानी पैसे मिले, या फिर उसके बाद अब सेल करने पर भी आपकी जो कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके जी, जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, सेल करने पर उस पर कॉस्ट भी लगती है, यानी आप एक्सपेंसेस भी इनकर करते हो, इसी तरह से प्रॉफिट अर्निंग होती है उससे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, इसलिए उन्हें ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नेम भी दिया जाता है, या आप कह सकते हो इज़ कॉल्ड ऑपरेशंस। ठीक है, आपने रेवेन्यू अर्न किया, एक्सपेंसेस पे किए, और इनकर प्रॉफिट, कॉस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ कॉस्ट लगाई।
So in the first part of the cash flow statement we see that how much is the cash inflow or outflow from the operations of business, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है from operating activities की, तो और कैश फ्लो की बात हुई है ऑपरेशंस के थ्रू। तो हम क्या देखेंगे, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ऑपरेशंस के ज़रिए में कितना हुआ इन दिस इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड है, because first we will be focusing on the indirect method of making a cash flow statement, which is also a common method of making this statement। यहाँ पर हम किसके ऊपर फोकस करें, इनडायरेक्ट मेथड पर, अभी डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। we will start from the net income or profit figure। this figure of net income profit is not equal to net cash inflow। जब हम कैश, ये जो प्रॉफिट और कैश का डिफरेंस पढ़ेंगे देन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कैश और प्रॉफिट दोनों इक्वल नहीं होते। मीनिंग दैट वी से दैट अ कंपनी हैज़ अ नेट लॉस देन विल इट बी इक्वल टू नेट आउटफ्लो, यानी आउटफ्लो हुआ, नो। एंड सिमिलरली प्रॉफिट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू द नेट इनफ्लो, यानी हमारे पास पैसा आया, ज़रूरी नहीं है कि पैसा आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट, मैं कहूँ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है प्रॉफिट हो रहा है मुझे, लेकिन मेरी लायबिलिटीज़ ही इतनी है, यानी मुझे लोगों को पेमेंट्स इतनी करनी है, जो पैसा आता है मैं उसे पे कर देती हूँ। एंड देयर आर सम रीजंस फॉर दैट वी विल डिस्कस हेयर। यहाँ पर भी कुछ डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी इस पर डिटेल में है प्रॉफिट और कैश क्यों सेम नहीं होते। Non-cash expenses, when we take the definition of any expense then it qualifies as an expense, यानी किसी भी expense की बात करूँ वो expense declare होता है, but cash outflow does not occur from that expense such that depreciation। लेकिन जो एक्सपेंस है वो अकर नहीं होती, आउटफ्लो नहीं होता, यानी आपका कैश बाहर नहीं किया गया बल्कि आपने वहीं कहीं एडजस्ट कर दिया। Because we know that for depreciation the general entry that we pass into in the accounting, which is depreciation, expense debit accumulated depreciation credit, ये एंट्री पास होती है, ठीक है। एंड देयर इज़ नो कैश आउटफ्लो, यानी आपका जो कैश आउटफ्लो नहीं होता बल्कि आप वहीं पर उसको एडजस्ट कर देते हो। वी हैव टू एडजस्ट दिस डेप्रिसिएशन सिमिलर काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं उनको क्या करते हो आप, जो अपनी स्टेटमेंट में वहीं एडजस्ट कर देते हो, आपका पैसा बाहर नहीं जाता। Next is changes in receivables or inventory or repayments and current liabilities। We calculate the profit by subtracting the cost from the revenue। मैंने आपको पहले कहा था, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आता है। बट हैज़ कैश इनफ्लो बीन डन फ्रॉम ऑल रेवेन्यू, क्या हमारा रेवेन्यू हुआ, यानी ऐसा करने से नो। सम पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू रिमेन्स ऑन आवर रिसीवेबल्स, यानी हमने कुछ रिसीव करना है। सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एब्जॉर्ब्स इन द चेंज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कोई चीज़ आप लेते हो सेलिंग पर्पस के लिए, उसके चेंज के लिए। सिमिलरली और कैश हैज़ एडजस्टेड इन आवर प्री पेमेंट्स, यानी हमारी जो पेमेंट्स रहती थी उसके लिए एडजस्ट कर दिया। एंड कुछ करंट लायबिलिटीज थी जो हमें पे करनी थी, उसके लिए ये सारा एडजस्ट हो गया, यानी चाहे प्रॉफिट हुआ बट ये इनमें एडजस्टमेंट करनी थी, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारे पास जो कैश का इनफ्लो है, हैज़ कैश इनफ्लो नहीं हुआ बल्कि जो पैसे थे हमने यहीं पर एडजस्ट कर दिए। नेक्स्ट इज़ हमारा जो है, मैंने दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट आपको बता दिया। सेकंड जो कंपोनेंट है वो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। द सेकंड पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा इन्वेस्ट करवाना, that we call cash flows from investing activities। जैसे क्या कहते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए कैश फ्लो करवाना, यानी कैश इनफ्लो होना और कैश आउटफ्लो होना। दिस पोर्शन इज़ मेनली अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ओके जी, ये पोर्शन किससे है, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड है, यानी फिक्स्ड एसेट्स का ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नॉन करंट एसेट जो होते हैं जिसकी लाइफ टाइम विद इन 1 ईयर होती है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स का समझ आ गया होगा। इट मीन्स दैट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी जो मैंने अभी ऊपर बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वी हैव टेकन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। ये याद रखिएगा, आपसे मेजर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि ऊपर जो हमने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ा है उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे, उसमें क्या होगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट लिया है, यानी वन होल
मीनिंग द वन होल स्टेटमेंट यानी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड ओनली द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इन विच करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इन्वॉल्व। यानी हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा यूज़ होगा, उसके साथ जो बैलेंस शीट जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं उसमें से जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है वो इन्वॉल्व हो रहा था, किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, यानी बैलेंस शीट का पार्ट जिसमें करंट ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये याद रखिएगा, ये आगे भी आप पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स चेंज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स चेंज एंड इंटेंजिबल एसेट चेंज, एंड नाउ वी आर कमिंग इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, क्योंकि उधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात की थी तो आपने ये पढ़ लिया। Here we consider the second part of asset, that is fixed assets, operating, non-operating, tangible, intangible and non-current assets, meaning that all those assets which are not current assets, through their increase and decrease we see that how much इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज हैज़ अकर्ड, यानी इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से जो करंट एसेट्स नहीं है, यानी फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स की बात हो रही है, अगर मैं इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हूँ तो मेरे जो बिज़नेस में है वो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना हुआ। वी विल ऑल्सो कंसीडर इन दिस डिस्कशन द एलिमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड जो मेजर कंपोनेंट है वो है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग। The third part of cash flow statement is cash flow from financing, that we call cash flows from financing activities. First वाला क्या किया था, from operating activities, second वाला क्या किया, from investing activities, और जो third last one जो component है वो from financing activities. If we see that we have taken the whole profit and loss account and current asset, current liabilities in operating activities. मैंने अभी बताया आपको operating activities में यानी cash flow from operating activities में आपने पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ली, देन बैलेंस शीट का जो पार्ट था करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का वो ऐड किया, हो गया। नेक्स्ट हमने जो किया रिलेटेड टू जो हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किया, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसमें हमने क्या किया, विच वाज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स दैट वी हैव टेकन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का पार्ट लिया। नाउ वी हैव लेट विद द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स एक्टिविटी, बाकी जो पार्ट बचता है वो बचता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी का, एंड सर्टेनली दिस इज़ द पोर्शन दैट वी कंसीडर इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखें पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट की करंट एंड करंट लायबिलिटीज़ एसेट ले ली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, फिर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में उसके फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट ले लिया, फिर उसके बाद जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का पार्ट ले लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको पूछा जा सकता है कि इन तीनों कंपोनेंट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। Financing means that the amount that we generate from different sources debt or equity to run our business, यानी बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंसिंग लाते हो या फंडिंग करते हो, अपने बिजनेस में पैसा लाते हो। There is one exception that we need to consider, that in our current liabilities, some of the liabilities are those which are related to our operation and some part of current liabilities is for the form of financing. अब हमने operations की बात की, operating activities जैसे financing activities, अब ये छूट होती है कि कुछ जो liabilities होती हैं उनमें से तो कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं और कुछ फाइनेंसिंग से रिलेटेड होती हैं, सो दैट पोर्शन इन द करंट लायबिलिटीज़ विच आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग दैट वी टेक इन द हेड ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ में से जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड होते हैं उन्हें आप किस में लिखते हो, उसके हेड में लिखते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साथ ही लिखते हो। इट मे बी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और मे बी द करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. A term that we need to remember that is the current portion of long-term liabilities, means that portion which the payment of any long-term liability within 1 year, यानी वो portion जिसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी आपकी विद इन 1 ईयर हो रही है। लॉन्ग टर्म वो होती है जिसका ज़्यादा पीरियड होता है, वो मोर देन 1 ईयर होता है, बट यहाँ क्या हो रही है, विद इन 1 ईयर हो रही है। वी पिक इट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड मेक द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, वहाँ से लेते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से लेते हैं क्योंकि विद इन 1 ईयर हो रहा है। जो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उसका यूज़फुल जो टाइम होता है वो 1 ईयर होता है, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म तो ना हुई ना ये, इसीलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में भी है तो हम वहाँ से लेंगे इसे और किस हेड में ले आएंगे, करंट लायबिलिटीज़ में ले आएंगे, बिकॉज करंट लायबिलिटीज़ का यूज़फुल जो टाइम होता है वो विद इन 1 ईयर होता है।
So, with the exception of financing, which is related to current year, that is in the current liability, which we take in the financing activities, along with the long-term financing, long-term debts, bonds, debentures, loans, leases. All these are part of financing activities, and with it, shareholders' equity. यानी शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है और इसके साथ शेयर होल्डर्स एक्विटी, मीनिंग दैट वी टेक द चेंजेस अकर्ड इन द शेयर होल्डर एक्विटी इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी शेयर होल्डर की एक्विटी में जो भी चेंज आएगा वो हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेंगे. ये सारी चीज़ें भी क्या बनाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएगी. व्हाट कैन बी दैट चेंज? अब ये चेंज क्या होगा? Possibly it is the issuance of shares, or maybe it is the payment of dividend, or डिविडेंड है ये वर्ड, और इट मे बी द परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक. ट्रेजरी स्टॉक के बारे में भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल बताया था. यानी ये चेंजेस इस तरह के चेंज हो सकते हैं कि पेमेंट करनी पड़े, या फिर कोई इशुएंस है शेयर्स की, या कोई ट्रेजरी स्टॉक है उसको परचेज करना पड़े. ये इस टाइप के जो चेंजेस हैं उसकी बात हो रही है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.